हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 7 का सोशल साइंस हिस्ट्री यानी कि इतिहास अतीत से वर्तमान भाग 2। चैप्टर नंबर 8 है क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें से पहला ऑप्शन दे रखा है कि उर्दू डैश एक भाषा है। कैसी है? मिश्रित है, एकल है या मधुर है। तो ध्यान में रखेंगे, इसमें भरेंगे हम लोग मिश्रित है। पहले में क्या भरेंगे? उर्दू हमारी एक मिश्रित भाषा है। सेकंड पॉइंट है उर्दू की उत्पत्ति डैश शताब्दी में हुई। तो उर्दू की उत्पत्ति कब हुई थी? 11वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में या 12वीं। तो ध्यान में रखेंगे, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। उर्दू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला है घर, दूसरा ऑप्शन दे रखा महल, तीसरा है शिविर और चौथा है खेमा। तो उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिविर। यहाँ पे लिख देंगे शिविर। अगला पॉइंट है ईरानी लोग सिंधु को डैश कहते थे। क्या कहते थे? पहला ऑप्शन है हिंद, दूसरा है हिंदू, तीसरा है हिंदी। तो जो ईरानी लोग सिंधु को क्या पढ़ते थे? हिंदू पढ़ते थे। यहाँ पे ऑप्शन क्या भरेंगे हम लोग? हिंदू। तुलसीराम ने डैश की रचना की थी? महाभारत की, मेघदूत की या रामचरितमानस की। तो आपको पता है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की और मेघदूत जैसे पता को कालिदास ने की थी। पहाड़ी चित्रकला डैश क्षेत्र में विकसित हुई है? पहला है मध्य भारत में, दूसरा है उत्तर पश्चिमी हिमालय में, तीसरा है राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी हिमालय में। जो पहाड़ी चित्रकला है ये हमारी उत्तर पश्चिमी हिमालय में विकसित हुई है। तो ये राइट आंसर यहाँ पे दे रखे थे। पहले में आपको मिश्रित हो जाएगी, उर्दू की बात हो जाएगी। 11वीं शताब्दी में आया था शिविर। उर्दू का अर्थ होता है शिविर। और सिंध लोग, ईरानी लोग सिंध को हिंदू पढ़ते थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। और यहाँ पे आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित ग्रंथ प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि उर्दू का विकास कैसे हुआ? तो लिखेंगे उर्दू का विकास एक अपभ्रंश भाषा के रूप में हुआ। इसमें अनेक भाषाओं के शब्द मिले हैं, जैसे कि अरबी, फारसी तथा तुर्की। इसी कारण उर्दू को एक मिश्रित भाषा कहते हैं। इसकी लिपि जो है फारसी है, लेकिन व्याकरण जो है हिंदी अंग्रेजी जैसा ही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि लौकिक साहित्य के बारे में 5 पंक्तियों में बताइए। उत्तर लिखेंगे लौकिक साहित्य में ढोला मरुहा नामक काव्य लिखा गया है। इसमें से ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रणय लीला का वर्णन है। इस काव्य में महिलाओं के कोमल भाव का मार्मिक वर्णन किया गया है। इसी काल के लौकिक साहित्य के रचनाकारों में अमीर खुसरो भी है। अमीर खुसरो ने पहेलियों से हिंदी के भंडार को भरा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है रहीम कौन थे? उनके द्वारा रचित किसी एक दोहा को लिखे। तो उत्तर लिखेंगे रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इनकी अधिक पहचान कृष्ण भक्त कवि के रूप में है। इन्होंने हिंदी में अनेक कविताओं की रचना की। इनकी एक प्रसिद्ध रचना का अंश निम्नलिखित है। रहीमन विपदा तू भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़े सब कोय। वैसे भी और भी इन्होंने दोहे लिखे हैं। रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो कोय, सुने टल नहीं है लोग सब बांटने नहीं है को। ये भी उनका है। ये रहीम निर्धन है परोपकारी अंग, बाटन मारे क्यों लगे जो मेहंदी के रंग। ये भी रहीम द्वारा एक लिखित दोहा है। तो रहीम ने अच्छे से दोहे लिखे हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हज़्मनामा क्या है? उत्तर लिखेंगे हज़्मनामा मुग़ल काल का बना चित्र का एक एल्बम है। ध्यान में रखेंगे जो हज़्मनामा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। हज़्मनामा जो है मुग़ल काल का बना चित्रों का एक एल्बम है। और मुग़लों ने चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली
वह मुग़ल चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। हज़्मनामा मुग़ल शैली की ही एक अद्भुत कृति है। यह ऐसी पांडुलिपि है जिसमें 1200 चित्र हैं। सभी चित्र स्थूल और नाटकीय गंगों में कपड़े पर बने हुए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला में किन किन विषयों पर चित्र बनाए जाते थे? उत्तर लिखेंगे, पहाड़ी चित्रकला में विशेष रूप से सामाजिक विषय चुने गए चित्र सामाजिक विषयों पर ही बने। बच्चियों को गीत खेलते, संगीत के साज बनाते, पक्षियों या पशुओं के साथ मनोरंजन करते हुए चित्र बनाए जाते थे। राजा महाराजाओं का अकेले या दरबारियों के साथ बैठे हुए चित्र बनाए जाते थे। प्राकृतिक दृश्यों के चित्र भी बने। पत्तों और फलों से लदे वृक्ष के चित्र सराहनीय हैं। पहाड़ी चित्रकला में इन्हीं विषयों पर चित्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गज़ल और कव्वाली में क्या अंतर है, बताइए। ध्यान में रखेंगे, सल्तनत काल में दो प्रकार के गायन शैली का विकास हुआ। पहला हुआ था गज़ल और दूसरा था कव्वाली। गज़ल एंड कव्वाली। गज़ल को अरबी भाषा में स्त्रीलिंग माना जाता है, जबकि हिंदी में पुल्लिंग मानते हैं। जो गज़ल शब्द है दोस्तों, अगर हम अरबी में देखते हैं तो ये आपकी स्त्रीलिंग माना जाता है, लेकिन अगर हिंदी में देखते हैं तो इसको हम पुल्लिंग मानते हैं। गज़ल का शाब्दिक अर्थ है कि अपने प्रेम पात्र से वार्ता। एक गज़ल में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 शेर होते थे। इसके संग्रह को दीवान कहा जाता था। जो शेर रहते थे उस संग्रह को हम किस नाम से जानते थे? दीवान के नाम से। गज़ल की श्रृंगार रस में लिखी होती थी। जो श्रृंगार रस था, इसका स्थायी भाव रति होता है। इसी में जो गज़लें होती थी लिखी होती थी, जिस कारण इसका गायन संगीत प्रेमियों को अच्छा लगता था। सूफियों को भी गज़ल प्रिय रहा। कव्वाली का चलन विशेषतः सूफी गायकों में था। कौल का अर्थ है कथन। इसको गाने वाला कव्वाल कहलाता था। यही शैली कव्वाली कहलाई। गोदाली गाते हुए गायक भक्तिमय हो जाता था। इसके समक्ष लगता था कि अल्लाह सामने आ गया हो। गाते गाते वह झूमने और नाचने लगते थे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य के विकास का क्या महत्व है? उत्तर में लिखेंगे, 16वीं शताब्दी से क्षेत्रीय भाषा में लेखन कार्य होने लगा। 17वीं शताब्दी से आते आते इसमें काफ़ी परिपक्वता आ गई। संगीतमय काव्य भी रचे गए। बंगाल, उड़िया, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती भाषाओं के काव्य में राधा कृष्ण एवं गोपियाँ की लीला तथा भागवत की कहानियों का भरपूर उपयोग हुआ। इसी काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी में पद्मावत लिखी। इनका बांग्ला में अनुवाद हुआ। अब्दुल रहीम खान खाना ने कृष्ण को अपने को सामने रखकर अनेक काव्य रचनाएं की। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना अवधि में की, जिसमें से भोजपुरी शब्दों का खूब उपयोग हुआ। सूरदास ने ब्रज भाषा में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया। इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दक्षिण भारत में मलयालम भाषा की साहित्य परंपरा का प्रारंभ काल में हुआ। महाराष्ट्र में एकनाथ और तुकाराम ने मराठी भाषा में काफ़ी कुछ लिखा। बिहार अनेक भाषाओं का क्षेत्र है। यहाँ की कुछ भाषाएं पूरे देश में बोली जाती हैं। बिहार के चंद्रेश्वर मध्यकाल के नामी टीकाकार थे। इन्होंने सूफी संतों से प्रभावित होकर के धर्म की व्याख्या की। खास करके बिहार हिंदी भाषी क्षेत्र है। यहाँ हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत के अपभ्रंश के रूप में हुई है। अन्य भाषाओं में जिन्हें शुद्ध क्षेत्रीय कहा जाता है वे हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली और उर्दू आदि। मैथिली भाषा को कवि कोकिल विद्यापति ने बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया। मंडन मिश्र तथा भारतीय मिथिला की ही देन थी।
भोजपुरी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि अपने घर में जो भाषा बोली जाती है, आपके घर में जो भाषा बोली है तो उसका प्रयोग लिखने में कब से शुरू हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे अपने घर में भोजपुरी भाषा बोलता हूँ, मैं अपने घर में भोजपुरी भाषा बोलता हूँ। लेखन में इसका आरंभ कबीर के समय में हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के समय अनेक महाकाव्य भोजपुरी में रचे गए। बहोटिया, फिरंगिया और कुंवर सिंह महाकाव्य अधिक प्रकाशित रहे। महेंद्र मिश्र तथा भिखारी ठाकुर भोजपुरी के महान गीतकार रह चुके हैं। आज तो भोजपुरी भाषा का काफ़ी विकास हो चुका है। अब हम लोग इस चैप्टर के पाठ के सारांश को देखेंगे। गुप्त साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप 6ठी शताब्दी में क्षेत्रीय शासकों को पनपने का मौका मिला। इसमें से प्रमुख थे पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल आदि। क्षेत्रीयता के साथ ही इस काल को साहित्य, चित्रकला, संगीत में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। फलतः उत्तर प्रदेश में जहां बंगाल, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, उड़िया तथा अवधी के साथ साथ ब्रज भाषा का विकास हुआ, दक्षिणी भारत में तमिल और मलयालम भाषाएं विकसित हुई। आगे आने वाली शताब्दियों में हिंदी और उर्दू भाषा के विकास के साथ साथ इन भाषाओं के साहित्य का भी भंडार रहा। इस काल में भाषा के साथ चित्रकला और संगीत कलाएं भी विकसित हुई। क्षेत्रीय भाषाओं की उत्पत्ति लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुई। कई राज्यों में संस्कृत के साथ साथ तमिल, कन्नड़ एवं मराठी का प्रयोग प्रशासन में किया जाता था। विजयनगर राज्य में तेलुगु विकसित हुआ तो बहमनी राज्य में मराठी का विकास हुआ। इन भाषाओं के विकास में मुस्लिम शासकों ने भी सहयोग दिया। बंगाल के शासक नुसरत शाह ने रामायण और महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किया। तो ध्यान में रखेंगे, बंगाल के जो शासक थे इन्होंने नुसरत शाह थे, इन्होंने रामायण और महाभारत का बांग्ला में अनुवाद कराया। दिल्ली के शासकों ने भी हिंदी, उर्दू, बांग्ला जैसी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को पहचान दिलाने का काम किया। आम लोग अपने क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार करते रहे, जिन्हें अपभ्रंश कहते हैं। इसी अपभ्रंश से हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला आदि भाषाओं का उत्पत्ति हुई। उर्दू एक मिश्रित भाषा है जिससे में अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द शामिल हैं। उर्दू की लिपि फारसी है लेकिन व्याकरण हिंदी जैसी है। उर्दू भाषा का विकास 11वीं शताब्दी से शुरू हुआ। विभिन्न भाषा बोलने वाले सैनिक आपसी बातचीत में जिस भाषा का प्रयोग करते थे वही भाषा उर्दू कहलाई। उर्दू का शाब्दिक अर्थ होता है शिविर या खेमा। सूफी संतों ने धर्म प्रचार के क्रम में वही से के लोगों जैसे बोलना चाहते थे, लेकिन अपनी अंतरंग भावना को व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी मातृभाषा का व्यवहार करना पड़ता था। फलतः स्थानीय भाषाओं में फारसी, अरबी, तुर्की शब्द प्रवेश करते गए। आज ही हिंदी बिना इस शब्दों के व्यवहार में लिखी ही नहीं जा सकती। हिंदी वाले भी इतने निकट हो गए कि उर्दू के शब्द भी उन्हें हिंदी ही लगते हैं। केवल बांग्ला भाषा है जिसमें विशुद्ध संस्कृत शब्द का व्यवहार होता है, जिसे बांग्लादेश के मुसलमान भी व्यवहार में लाते हैं। तात्पर्य है कि सूफी संतों के कारण ही उर्दू एक भाषा के रूप में जानी जाने लगी। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इस भाषा को उर्दू ना कह करके रेख्ता यानी कि हिंदवी नाम दिया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो रेख्ता या हिंदवी नाम किसने दिया था? ये 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इस भाषा को उर्दू ना कहकर रेख्ता या हिंदवी नाम दिया। इसी भाषा में उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की थी। उनके काव्य का एक नमूना है, गोरी सोए सेजन पर मुख पर डाले केस, जल खुसरो घर आपनो रैन भई चहु देश। दक्षिण भारत में जिस उर्दू का विकास हुआ वह दक्कनी कहलाई। 18वीं शताब्दी के अंत तक उर्दू को दक्कनी, हिंदवी, हिंदुस्तानी कहा जाता था। मुगल काल में उर्दू भाषा की मातृभाषा बन गई। हिंदी, हिंद, हिंदवी और हिंदुस्तान आदि शब्द की उत्पत्ति का कारण उत्तर पश्चिम में बनने वाली नदी सिंध थी। समकालीन लौकिक हिंदी साहित्य के अमर कृति अमीर खुसरो
है इनकी पहेलियाँ बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। गद्य साहित्य में इतिहास की प्रमुखता रही है कि जियाउद्दीन बरनी, अधिक ईसानी आदि इस युग के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। जिया नक्शवी ने तोतीनामा लिखा, जिसमें से एक तोता एक बिहरड़ी नायिका का कथा सुनाता है। यह कहानी मूलतः संस्कृत में थी, जिसका नक्शवी ने फारसी में अनुवाद किया। अकबर के काल में साहित्य शिखर पर था। अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें रहीम के नाम से जाने जाते हैं, अकबरी दरबार के नौ रत्नों में से थे। कृष्ण भक्त थे। उन्हीं के गुणगान में रचना की। तुलसीदास, सूरदास, मीरादास आदि इसी काल के कवि थे। तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस लिखा तो सूरदास ने ब्रज भाषा में सुरसागर लिखा। मीराबाई ने भी कृष्ण भक्ति थी, जिन्होंने राजस्थानी में कृष्ण के गीत गाए। मुगलों ने माना कि भारत में चित्रकला की नींव ही रख दी। मुगल दरबार में चित्रकारियों का बहुत मान था। इस काल में एक चित्र संग्रह है जिसका नाम है हज्जानाम, जिसमें से 1200 चित्र हैं। जसवंत तथा दशावन मुगल दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। औरंगजेब के काल में चित्रकला का पतन हो गया। चित्रकला अब छोटे छोटे और क्षेत्रीय राजाओं के शरण में चले गए। वे दिल्ली चलकर के जौनपुर, लखनऊ, पटना और मुर्शिदाबाद तक फैल गए। वहाँ के नवाबों, सूबेदारों से उन्हें संरक्षण मिला। पटना में जो चित्रकला विकसित हुई उसे पटना कलम कहा गया। सल्तनत काल से ही संगीत का विकास शुरू हो चुका था, जो आज तक जारी है। अकबर के दरबार में एक से एक शास्त्रीय गायक थे। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से थे। दरगाह में कव्वाली का विकास हुआ। अमीर उमरा लोगों में गज़ल का प्रोत्साहित किया। बिहार भी संगीत से अछूता नहीं था। यहाँ पटना, गया, आरा, छपरा आदि शहर संगीत की प्रमुख क्षेत्र थे। लखनऊ और बनारस के गायक पटना में आकर के बस गए। गज़ल, दादरा, जरी, चैता, ख्याल, ठुमरी आदि का विशेष विकास हुआ। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।